गाइस, जब आप इंग्लिश सीखने लग जाते हैं तो आपको परेशान करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। लोग आपसे तरह तरह के सेंटेंसेस पूछने लग जाते हैं और कहने लगते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी, बता इसकी इंग्लिश क्या होगी। आप भी वहाँ पर अटक जाते हैं। कोई भी नॉर्मल सा इंसान वहाँ पर उन सेंटेंसेस को सुनकर अटक जाएगा। आखिरकार सेंटेंसेस ही ऐसे होते हैं। कोई पूछ लेता है लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, तो भैया अब इसका इंग्लिश क्या बताया जाए। आज ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस मैं आपके पास लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेढ़े हैं, अटपटे हैं, लेकिन आज के बाद कोई इन सेंटेंसेस को आपको पूछेगा तो आप उसे बता पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के उन सेंटेंसेस को सीख लेते हैं। आज हम सीख रहे हैं इंग्लिश के कुछ अटपटे वाक्य, यानी कि सम ऑड सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इस कैटेगरी में सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, उसकी उंगली से खून बह रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा आसान सा सेंटेंस लग रहा है ये, उसकी उंगली से खून बह रहा है। अब यहाँ पर आप सिंपली कह देंगे कि ब्लड को सब्जेक्ट बना लिया आपने, ब्लड इज। अब बहने की ढूंढेंगे, बहने का फ्लो होता है तो बहने के लिए लगा देंगे फ्लोइंग फ्रॉम हिज फिंगर। जिस तरह से आपने ग्रामर सीखा है, जिस तरह से आपने सेंटेंस सीखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसे ऐसे करेंगे, ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम हिज फिंगर। फ्लोइंग की जगह पर आप हो सकता है ब्लोइंग लगा दें, लेकिन चाहे आप फ्लोइंग लगाएं चाहे आप ब्लोइंग लगाएं, दोनों कैटेगरी में ये सेंटेंस गलत होगा। और ऐसी कैटेगरी में लोग आपकी खाल खींचेंगे ही, आपकी पूंछ खींचेंगे ही और आपको परेशान करेंगे ही। उनको इस सेंटेंस का कहीं ना कहीं सही मतलब मालूम है, सही ट्रांसलेशन मालूम है। वो तो कहीं से देखकर आ जाते हैं और आपसे पूछने लग जाते हैं कि बता इसका मतलब क्या होगा, इसको ट्रांसलेशन क्या होगा, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा। उस कंडीशन में आप जब बताते हैं ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम हिज फिंगर या फिर ब्लड इज ब्लोइंग फ्रॉम हिज फिंगर, तो फिर इस तरह से ये सेंटेंस गलत बता देते हैं कि ये तो गलत है, तेरा टीचर क्या पढ़ाता है, तुम कहाँ पढ़ने जाते हो, तुम कैसी इंग्लिश सीख रहे हो। तो ना केवल वो आपको दोषी ठहराते हैं, ना केवल आपको ब्लेम करते हैं, बल्कि आपके टीचर्स को भी ब्लेम करते हैं। अब ये गलत कैसे है। फ्लो आपने यूज़ किया है, पहली बात तो फ्लो वाटर के बहने के लिए यूज़ किया जाता है, पानी के बहने के लिए फ्लो को यूज़ करते हैं। आपने यूज़ किया ब्लो, तो ब्लो को भी यूज़ किया जाता है हवा के बहने के लिए। तो दोनों कैटेगरी में ये सेंटेंस गलत होना ही है। और दूसरी तरह से ब्लड को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब इसको क्या कहा जाएगा। ब्लड, एक्चुअली में ब्लड से एक वर्ब भी बनती है, ब्लीड। ब्लीड यानी कि खून बहना, अपने आप में एक वर्ब होती है खून बहना यानी कि ब्लीड। तो ब्लीड में अगर कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाएगा तब उसे ब्लीडिंग कह देंगे। तो ये सेंटेंस सिंपली बन रहा है, उसकी उंगली से खून बह रहा है, तो यहाँ पर उसकी उंगली ही सब्जेक्ट बन गई। हिज फिंगर इज ब्लीडिंग, उससे भी सिंपल ये सेंटेंस हो गया, हिज फिंगर इज ब्लीडिंग। तो आगे से आप ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम हिज फिंगर नहीं बोलेंगे, ब्लड इज फ्लोइंग ब्लोइंग फ्रॉम हिज फिंगर नहीं बोलेंगे, बल्कि आप बोलेंगे हिज फिंगर इज ब्लीडिंग, उसकी उंगली से खून बह रहा है, यानी कि उसकी उंगली खून बहा रही है। इंग्लिश में कुछ इस तरीके से, इस प्रकार से, इस काइंड से सेंटेंस को समझा जाता है और बोला जाता है। तो हिज फिंगर इज ब्लीडिंग भी कहा जा सकता है, हर फिंगर इज ब्लीडिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी का मतलब हिज और हर दोनों ही हो सकता है। लड़की की उंगली से भी खून बह सकता है और लड़के की उंगली से भी खून बह सकता है। और अगर आपको कहना हो कि मेरी उंगली से खून बह रहा है, तो यहीं पर आपको कहना होगा माई फिंगर इज ब्लीडिंग। तो खून बहने के लिए वर्ब होती है ब्लीड। ब्लीड में आईएनजी लगा दिया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस हुआ। तो उसकी उंगली से खून बह रहा है, यानी कि हिज फिंगर इज ब्लीडिंग, ना कि ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम हिज फिंगर। हिज फिंगर इज ब्लीडिंग या फिर हर फिंगर इज ब्लीडिंग। आपको कहना है मेरे ही उंगली से खून बह रहा है तो माई फिंगर इज ब्लीडिंग कहा जाएगा।
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी नाक बह रही है। अब फिर से बहने की आ गई। अब यहाँ पर आप बहने के लिए ब्लो लगाएंगे, तो मैंने बताया ब्लो तो हवा बहने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लगाएंगे फ्लो, तो मैंने बताया फ्लो तो पानी के बहने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैंने बता दिया ब्लीड, तो ब्लीड का भी मैंने बता दिया है कि ब्लीड यानी कि खून बहना होता है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी नाक बह रही है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, इसे इंग्लिश में बोला जाएगा हिज नोज इज रनिंग। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, मैं अपने आप ही ऊपर पहले लिख चुका हूँ इंग्लिश के कुछ अटपटे वाक्य। अटपटे हैं तो अटपटे तो लगेंगे ही। हिज नोज इज रनिंग, यहाँ लिखा हुआ है उसकी नाक बह रही है, तो ये हो गया हिज नोज इज रनिंग। तो आप कहेंगे अरे इसका मतलब तो ये हो गया उसकी नाक दौड़ रही है। तो रन का मतलब दौड़ना ही नहीं होता, रन के कई अलग अर्थ भी होते हैं। एक तरह से उसकी नाक दौड़ ही रही है, तो उसकी नाक बह रही है, इसका मतलब होगा हिज नोज इज रनिंग, ना कि ब्लोइंग, ना कि फ्लोइंग और ना कि ब्लीडिंग। ब्लीडिंग तब यूज किया जाएगा, हिज नोज इज ब्लीडिंग, यानी कि उसकी नाक से खून बह रहा है, ये मतलब निकल जाएगा वहाँ पर। लेकिन उसकी नाक बह रही है यानी कि उसका जुकाम हुआ है, जुकाम की कंडीशन में नाक बह रही है, उस कंडीशन में कहा जाता है हिज नोज इज रनिंग, उसकी नाक बह रही है यानी कि दौड़ रही है। रन यानी कि पानी के चलने के लिए भी रन को यूज करते हैं, ठीक है। कई कंडीशन में रन को कहते हैं फैन इज रनिंग, पंखा चल रहा है, टीवी चल रही है, वायर से इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है, तो रन कई कंडीशन में यूज किया जाता है। आप केवल उसे दौड़ने तक सीमित ना समझें। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, हिज नोज इज रनिंग यानी कि उसकी नाक बह रही है ना अटपटा सेंटेंस। और आगे से ये सेंटेंस आपको कोई पूछेगा तो आप बड़ी आसानी से उसे जवाब दे सकते हैं। आप भी लोगों से इस सेंटेंस को पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के सेंटेंस आपको किसी ने अभी तक नहीं बताए होंगे। ये वास्तव में अटपटे हैं और आप पहली बार इन सेंटेंसेस को समझ रहे हैं। एक सेंटेंस है, अक्सर लोग पूछते हैं जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं और आपसे आप पढ़कर आ रहे होते हैं, तो आपको कई तरह के लोग मिल जाते हैं कि बता इंग्लिश में इस सेंटेंस को क्या कहा जाएगा। वैसे तो ये उटपटांग सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस हम डेली यूज़ में कहाँ बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस की हमें ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। कभी भी हम इस तरह की अपनी वार्तालाप में, अपने कॉन्वर्सेशन में हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करते। बस बात की खाल निकालने के लिए या फिर लोग आपकी टांग खींचने के लिए, आपकी पूँछ खींचने के लिए, आपको तंग करने के लिए लोग आपको नीचा दिखाने के लिए लोग आपसे इस तरह के सेंटेंसेस पूछने लग जाते हैं। जब आप इंग्लिश सीखने शुरू करते हैं तब आपके सामने ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। अब ऐसा कौन बोलता है, या तो आदमी कहेगा कि लोटा गिर पड़ा, या आदमी कहेगा कि लोटा लुढ़क गया, लेकिन ऐसा कौन बोलता है कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। अब ये अटपटा सेंटेंस है, लेकिन लोग पूछते हैं। हम कभी भी ऐसे सेंटेंस को नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी परेशान करने के लिए लोग आपसे पूछने लग जाते हैं। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। बड़ा आसान है इसको करना, ऐसा नहीं है। देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में एक कंडीशन बन रही है जब एक काम बार बार हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम एक वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब है कीप ऑन। आप किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं इस तरह से, कीप ऑन। पास्ट का सेंटेंस होगा तो कीप ऑन की जगह पर आप उसकी सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन लगा देंगे। देखिए 2 बार आप यूज करेंगे, लिखा है लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, तो लुढ़कना 2 बार यूज किया है। लुढ़कना यानी कि रोल हुआ है, घूमा है, तो आप करेंगे लोटा रोल्ड एंड रोल्ड, 2 बार लिख दिया, रोल्ड एंड केप्ट ऑन रोलिंग। ऐसी कंडीशन में जब आप अटक जाते हैं तो सेंस को समझना पड़ता है, क्या सेंस निकल रहा है। जब कोई बोल रहा है कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, इस कंडीशन में हो रहा है कि लोटा एक बार लुढ़का और फिर लुढ़का और फिर लुढ़क गया, इसका मतलब कोई काम बार बार हो रहा है। ऐसी कंडीशन में रोल्ड एंड कीप ऑन रोलिंग, इसका मतलब लोटा लुढ़का है और बार बार लुढ़कता रहा। कीप ऑन रोलिंग मतलब लुढ़कता ही रहा। तो ऐसा कभी भी हम कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा रोते रोते रोता रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी हम कह सकते हैं चाइल्ड वेप्ट एंड कीप ऑन वीपिंग, मतलब बच्चा रोया और रोता ही रह गया। तो इस कंडीशन में बन रहा है चाइल्ड वेप्ट एंड कीप्ट ऑन वेपिंग।
केप्ट ऑन वेपिंग नहीं वीपिंग सॉरी। तो इस तरह से ही ये सेंटेंस हो रहा है, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, यानी कि लोटा रोल्ड एंड कीप ऑन रोलिंग। दो बार आप अगर पास्ट का सेंटेंस है तो दो बार आप उसे पास्ट में ही यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर पास्ट में ही इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो एक बार बोला, उसको जो वर्ब है मेन उसको सेकंड फॉर्म में लिया रोल्ड, फिर एंड लगाकर फिर एक बार और लिया सेकंड फॉर्म में रोल्ड, फिर एक और एंड लगाया, उसके बाद आप कीप की फॉर्म लिखेंगे पास्ट का इसलिए कैप, उसके बाद ऑन लगाकर उसको आईएनजी फॉर्म में ले लेंगे उसी वर्ब को। मतलब वर्ब 3 बार यूज हो रही है, 2 बार पास्ट में पास्ट की सेकंड फॉर्म में और एक बार ऑन लगाने के बाद आईएनजी फॉर्म में हो रही है। आईएनजी फॉर्म हमेशा काम का लगातार होना बताती है, तो यहाँ भी काम लगातार हो रहा है। एक बार हुआ, फिर हुआ और फिर होता ही रहा। उस कंडीशन में बच्चा मतलब रोते रोते रोता ही रहा। बच्चा रोया एंड रोता ही रहा। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा चाइल्ड वेप्ट एंड केप्ट ऑन वीपिंग। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। एक सेंटेंस ये है जिसे अक्सर लोग पूछने लग जाते हैं, कक्षा 6 के 6 छात्रों ने छत पर छाता छोड़ दिया। कक्षा 6 के 6 छात्रों ने छत पर छाता छोड़ दिया। अटपटा सेंटेंस है, लेकिन इसको भी इंग्लिश में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसको अच्छा और सुंदर लगने के लिए जिस तरह से अब इसमें एक स्टैंडर्ड बन रहा है सेंटेंस में, वैसे तो बड़ा इजी सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया जा सकता है और पास्ट परफेक्ट का है पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। पास्ट सिंपल में नॉर्मल से सेंटेंस हम करते हैं उसी तरह से इसको किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, एक शब्द को, एक अक्षर को, एक लेटर को बार बार रिपीट किया है, छ छ छ छ छ छ। तो हम किसी भी तरह से सेंटेंस को वैसे तो कर सकते हैं, वो सही ही होगा, गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन बार बार लोग कह सकते हैं भैया इसमें तो बार बार छ छ छ छ छ आ रहा है, कक्षा 6 के 6 छात्रों ने छत पर छाता छोड़ दिया। लेकिन आपके सेंटेंस में जो आपने इंग्लिश में बनाया है उसमें ऐसा रिपीटेशन का है, तो उन्हें ऐसी डिमांड होती है, तो उसके लिए ये सेंटेंस बनाया गया है। यहाँ पर छा को रिपीट किया है, यहाँ पर हमने एस को रिपीट किया है, बार बार जानबूझ के यहाँ पर एस को रिपीट किया है। तो इस तरह से देखिए एस को रिपीट किया है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा उसके ऊपर के हिंदी के स्टैंडर्ड के लेवल का हो गया। 6 स्टूडेंट्स ऑफ द 6th स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पर ऑफ द 6th क्लास लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है 6th स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड भी क्लास होता है, क्लास के लिए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ऑफ द 6th स्टैंडर्ड शन, यहाँ पर हम लेफ्ट भी लिख सकते थे छोड़ने के लिए सेकंड फॉर्म में, लेकिन हमने यहाँ पर शन लिखा है, शन माने भी छोड़ना होता है। द अम्ब्रेला, और उसके बाद यहाँ पर शेल्टर के लिए हम रूफ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने छत के लिए हमने क्या लिखा है, शेल्टर यूज किया है, जो कि इसमें जिससे एस आ जाए। तो यहाँ एस आई, यहाँ एस आई और यहाँ एस आई और इस जगह पर भी एस आई। अम्ब्रेला का कोई वर्ड बन नहीं रहा एस से, इसलिए वो अम्ब्रेला को अम्ब्रेला लेना पड़ा। तो ये भी थोड़ा सा उसके स्टैंडर्ड का सेंटेंस बन रहा है। 6 स्टूडेंट्स ऑफ द 6th स्टैंडर्ड शन द अम्ब्रेला एट द शेल्टर। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, और इनमें हमने अटपटे सेंटेंसेस हैं देखिए, और एक बार फिर से रिपीटेशन करवा देता हूँ। पहला सेंटेंस है, उसकी उंगली से खून बह रहा है। तो बहने के लिए ना बिलो यूज किया ना फ्लो यूज किया, हिज फिंगर इज ब्लीडिंग सिंपल यूज करेंगे, क्योंकि खून बहना अपने आप में एक वर्ब होती है जिसे ब्लीड कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर ब्लीडिंग लिख रहे हैं। हिज फिंगर इज ब्लीडिंग, उसकी उंगली से खून बह रहा है। उसकी नाक बह रही है, यानी कि नाक एक तरह से रन हो रही है, तो हिज नोज इज रनिंग यूज किया जाएगा, ना कि यहाँ पर बहने के लिए फिर से ब्लो और फ्लो यूज किया जाएगा। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। इस तरह के सेंटेंसेस को आपको पता ही है, मैंने बता दिया कि 2 बार आप एक वर्ब को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बार वर्ब यूज हुई है, तो 2 बार पास्ट सिंपल में यूज करेंगे, मतलब सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे एंड लगाते हुए, और तीसरी बार फिर से एंड लगाएंगे। दूसरा एंड लगाने के बाद तीसरी बार उस वर्ब को केप्ट ऑन लगाने के बाद आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे। किसी भी सेंटेंस को आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे लोटा रोल्ड एंड केप्ट ऑन द रोलिंग। ठीक है, जैसा मैंने उसे बताया था, बच्चा रोया और रोता ही रहा। तो इसको भी हम कर सकते हैं
चाइल्ड वेप्ट एंड कीप ऑन वीपिंग। इस तरह से बड़ी आसानी से किया जा सकता है कोई भी सेंटेंस। तो इसी का एक सेंटेंस आपको होमवर्क में कर देता हूँ मैं आपको। अक्सर आपको ये सेंटेंस है लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। इसी तरह का सेंटेंस आपसे और भी लोग पूछते होंगे, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। इसको आपको करना है, आपको नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो में उसका आंसर ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप करना, क्योंकि आपको मैंने बता दिया किस तरीके से इस तरह के सेंटेंस किए जाते हैं। तो सेंटेंस क्या है आप सुन चुके होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो सेंटेंस आपको मिल जाएगा, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कच्चा 6 के 6 छात्रों ने छत पर छाता छोड़ दिया। यहाँ हो रहा है 6 स्टूडेंट्स ऑफ द 6th स्टैंडर्ड शन द अम्ब्रेला एट द शेल्टर। सिंपल सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का है। आप सब्जेक्ट को लेके आएंगे, यहाँ पर 6 स्टूडेंट सब्जेक्ट है। कक्षा 6 के छात्रों ने छाती को छोड़ा है, तो कक्षा 6 के छात्र यहाँ पर सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ लिखा है 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब किसके हैं? कक्षा 6 के, ऑफ द 6th स्टैंडर्ड। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया है SHUN, शन, छोड़ने के लिए। फिर द अम्ब्रेला यूज किया है, सब ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड में ऑन, अदर वर्ड में हमने ऑन द शेल्टर लिखा है। तो नॉर्मली हम पास्ट सिंपल के सेंटेंस में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 6 लेटर का 6 अक्षर का रिपीटेशन है। इसी तरह हमने यहाँ पर S लेटर का रिपीटेशन किया है। 6 यूज किया, 6 तो आना ही था। और स्टैंडर्ड यूज स्टूडेंट्स यूज किया, स्टूडेंट्स भी आना था। और हमने वापस यहाँ पर स्टैंडर्ड यूज किया, क्लास नहीं किया। यहाँ शन यूज किया, लेफ्ट नहीं किया। और इसी तरह से हमने यहाँ पर शेल्टर यूज किया, रूफ यूज नहीं किया, क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड में सेंटेंस लगे। इसलिए देखने में, इंग्लिश में भी सुनने में वो सेंटेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। 6 स्टूडेंट्स ऑफ द 6th स्टैंडर्ड शन द अम्ब्रेला एट द शेल्टर या ऑन द शेल्टर। ठीक है, तो ये थे सेंटेंसेस आपके अटपटे सेंटेंसेस। इस तरह के और भी अटपटे सेंटेंस मैं आपके पास अक्सर टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमेशा समय पर इसी तरह की वीडियोज मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।